आपको वादा करता हूं, आसमा मैडम, जिस दिन आप एमएलए बनेगी उसी दिन मैं पहला हथौड़ा लेके वो दीवार तोड़ूंगा मैं, और कुरैशी नगर के लिए रास्ता पूरा खुला कर दूंगा मैं। बहुत सारे मुसलमान मशाल का काम कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई, जब भी पार्लियामेंट में वक्त अमेंडमेंट बिल पास हो रहा था, ये जो एमपी थे उद्धव ठाकरे के, वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ये पार्लियामेंट छोड़ के बाहर गए थे, तभी आपने उनको सवाल क्यों नहीं पूछा? आज हम कुर्ला LIG कॉलोनी में आए हैं, जहाँ पे आज जलसा था, जिसमें हैदराबाद से अकबरुद्दीन ओवैसी जी आए थे। हमारे साथ में हमारे MIM के कैंडिडेट है आसमा शेख जी, तो हम जानना चाहेंगे कि उनका इसमें क्या राय है। 174 कुर्ला से मैं ये जो रिज़र्व सीट है यहाँ से मैं कंटेस्ट कर रही हूँ। मेरा नाम एडवोकेट आसमा शेख है, मैं एक्स कॉर्पोरेटर रह चुकी हूँ। आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स। और यहाँ के लोगों के नेचुरली जीतने के बाद सभी जो काम रुके हुए हैं, जैसा मैंने 2-3 काम गिनाए, जो रोड ब्लॉक किया गया है, जो जनाजा लेके जाने के लिए कब्रिस्तान में जो तकलीफ है उसके लिए फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत है, तो ये सब काम में पहले मतलब आते साथ ही मेरे एजेंडे पे पहले काम रहेंगे। सेकेंडली जो है एजुकेशन, लड़कियों को एजुकेशन देना, लड़कियों के लिए स्पेशली कुछ करना, और जहाँ जो यहाँ का गरीब तबका है उनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलना, ताकि जो मेरी बहनें हैं वो घर में बैठ के कुछ रोज़गार कारोबार करें और अपने फैमिली को सपोर्ट करें। और आने वाले ये 20 तारीख के चुनाव के लिए आपका क्या एजेंडा रहेगा, और कुर्ला की जनता को आप क्या बताना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी हमारा एजेंडा तो यही है, लोगों को हम बता रहे हैं कि जो 15 साल से आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। एक तरफ आप कुर्ला देखिए और दूसरी तरफ का कुर्ला देखिए, आप खुद ही देख पाएंगे कि कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहीं कहीं सोसाइटियाँ बनी है 40-40 माले की, और कहीं हमारी बस्तियाँ हैं जो एकदम गलीज हैं, जहाँ पे चलने के रास्ते नहीं है। छोटी मोटी सुविधाएं जो कॉरपोरेशन की सुविधाएं होती है, जो बुनियादी सुविधाएं होती है, वो नहीं है। तो ये जो इम्बैलेंस है इसको बैलेंस करना है। जो सोसाइटी उसकी सुविधा है, तो ये बस्तियों को भी उस लेवल का पहुंचाना है। वहाँ पे भी जो बुनियादी सुविधा है, वाटर, गटर, मीटर, एजुकेशन है, उसके बाद प्रॉपर सैनिटेशन है, और पोल्यूशन फ्री एयर है, उनके लिए गार्डन्स है, वो सारी चीज़ें जो है वो करना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारा मुद्दा न्यूज़ चैनल से। ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि ये दोनों ने मिलके जो कुरैशी नगर का रास्ता है, तभी ये दोनों एक ही थे। एक आमदार था, एक नगर सेवक था, दोनों ने मिलके कुरैशी नगर का रास्ता रोका था। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, आसमा मैडम, जिस दिन आप MLA बनेगी उसी दिन मैं पहला हथौड़ा लेके वो दीवार तोड़ूंगा मैं, और कुरैशी नगर के लिए रास्ता पूरा खुला कर दूंगा मैं। अगर मेरे ऊपर केस करना है तो कर सकते हो, मैं केस को डरता नहीं, क्योंकि मैं वकील हूं। मुझे पता है कौन से कलम लगते हैं, क्या केस होती है, ये सब मुझे पता है। यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं, बहुत सारे पुलिस वाले मुझे पहचानते हैं। देखो, बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ मुसलमान भाई, कुछ दलित भाई, उनको बहकाया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि आप MIM को वोट देंगे तो बीजेपी जीतेगी। लेकिन आज तक मैं ये कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे साहब या संजय राउत साहब, आपने उनको देखा रहेगा, आज तक उन्होंने कभी बोला है कि मैं सेक्युलर हूं? वो कभी नहीं बोलते कि हम लोग सेक्युलर है। उनको जब भी सवाल पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा हिंदुत्व अलग है। अरे कैसा हिंदुत्व अलग होता है? हिंदुत्व तो एक ही होता है ना। क्या हमको गुमराह करने की कोशिश कर रही है ये कुर्ला ने? इस कुर्ला विधानसभा ने वर्षा गायकवाड़ को जीत के दिया, वर्षा गायकवाड़ को MP बनाया।
सब मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए और इसीलिए वर्षाताई गायकवाड़ आज एमपी बनी है। मैंने मेरा स्पीच 3 बार रोका। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मुस्लिम धर्म का रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए 3 बार मैंने मेरा स्पीच रोका। मैं मुस्लिम धर्म का रिस्पेक्ट इसलिए करता हूं कि वो मेरे धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं मुस्लिम धर्म का रिस्पेक्ट करता हूं। मैं वर्षाताई गायकवाड़ की बात कर रहा था। मैं ये मंच से वर्षाताई गायकवाड़ को बोलना चाहता हूं, वर्षाताई गायकवाड़, आप कुर्ला में इंटरफेयर मत करो। अगर कुर्ला में आप इंटरफेयर करोगी तो फिर नेक्स्ट टाइम आप एमपी के एमएलए भी नहीं बनोगी। आप बनिए ना एमपी, ये सब मुसलमानों की वजह से एमपी बनी हो। मुझे मालूम है, मेरे पास सब कुछ काउंटिंग है। जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने आपको भर भर के वोट दिए हैं, इसीलिए आप एमपी बनी है। आज आप हमारा खाना खराब मत करो, हमारे बीच में मत आओ। ये दोनों भी पॉलिटिकल पार्टियां, दोनों भी शिवसेना, ये कोई सेक्युलर पार्टी नहीं है। ये उद्धव ठाकरे कोई सेक्युलर नहीं है, वो जो संजय राउत कोई सेक्युलर नहीं है। संजय राउत के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि संजय राउत को कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो सवाल का जवाब कम देते हैं, लेकिन उनकी मुंडी ऐसी हिलती है, ऐसी हिलती है, ऐसी हिलती है, ऐसी हिलती है, उनकी खाली मुंडी हिलती है। वो सुबह का 9 बजे का भोंगा है, संजय राउत साहब का भोंगा चालू होता है। आप हर दिन 9 बजे टीवी खोल के देखो, चैनल खोल के देखो, उनका भोंगा चालू रहता है। कुछ भी अनाम शनाम बोलना चालू कर देता है। मैं वर्षा गायकवाड़ को ये बोलना चाहता हूं कि कुर्ला में आप इंटरफेयर मत करो, कुर्ला में आप मत आओ। हमारी पार्टी ने गलती की है कि पार्टी को मैं बोलना चाहता था कि आप धारावी में एमएलए लड़ाओ, क्योंकि धारावी में अगर एमएलए हम लोग लड़ते थे तो वर्षा गायकवाड़ यहां पे आती नहीं थी। मेरे दोस्तों, हमने आपको सपोर्ट किया ना वहां पे, वर्षाताई, हमने आपको सपोर्ट किया है वहां पे। हमने कैंडिडेट नहीं दिए आपके लिए, आप यहां पे मत आओ। मैं आज भी आपको वार्निंग दे रहा हूं वर्षा गायकवाड़ ताई, क्योंकि ये दोनों भी पॉलिटिकल पार्टियां, दोनों भी शिवसेना की पार्टियां आज कल एक हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने जो बीजेपी का दामन छोड़ा, क्यों दामन छोड़ा? किसी मुसलमान के इश्यू पे दामन नहीं छोड़ा है, किसी दलित के इश्यू पे दामन नहीं छोड़ा है, किसी स्टेट गवर्नमेंट के इश्यू पे दामन छोड़ा है। उन्होंने दामन छोड़ा है, सिर्फ उनको सीएम 2.5 साल का सीएम पद नहीं दिया, इसलिए उन्होंने दामन छोड़ा है। अगर कल बीजेपी वाले बोलेंगे उद्धव ठाकरे साहब आप हमारे पास आ जाओ, 2.5 साल का हम आपको सीएम बनाते हैं, उद्धव ठाकरे साहब तुरंत वहां पे जाएंगे। उनसे सावधान रहो। आज भी अमित शाह और उद्धव ठाकरे साहब की मीटिंग होती रहती है। ये खाली दिखावा कर रहे कि हम उनके विरोधक हैं, वो कभी विरोधक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों भी हिंदुत्ववादी पार्टी है और हम लोग को गुमराह कर रही है। आज कुर्ला विधानसभा में बहुत सारे मुसलमान मशाल का काम कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई, जब भी पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो रहा था, ये जो एमपी थे उद्धव ठाकरे के, वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ये पार्लियामेंट छोड़ के बाहर गए थे, तभी आपने उनको सवाल क्यों नहीं पूछा? ये लोग अपने फायदे के लिए मशाल का सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी इनका कोई इंटेंशन नहीं है। इनको पैसा मिला है, उद्धव ठाकरे साहब से पैसा मिला है, कैंडिडेट से पैसा मिला है, इसीलिए ये लोग मशाल का काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को आप जाके पूछो भाई, जब भी ये आपके उद्धव ठाकरे साहब, उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे साहब, उन्होंने ओपन बोला था, अगर बाबरी गिराई होगी, मेरे शिव सैनिक ने गिराई होगी तो मुझे गर्व है, ऐसा बोला था क्या नहीं बोला था? मेरे दोस्तों, बोला था क्या नहीं बोला था? मैं आपको सवाल पूछ रहा, बोला था ना? अरे जिसने अपनी बाबरी शहीद किए उनको आप कैसे वोट दे सकते हो? और जो भी वोट मुसलमान उनको देगा वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों,
हमारे यहाँ पे 167 वार्ड है, 168 वार्ड है, 170 वार्ड है, 171 वार्ड है। यहाँ पे जितने भी नगर सेवक लगना चाहते हैं, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। अगर आप अभी मशाल को साथ देंगे तो आपको कारपोरेटर नहीं बनने देंगे हम लोग। जितने भी लगना चाहते हैं ये सोच लो, अगर आप मशाल या धनुष्य बाण को आप सपोर्ट करेंगे तो पूरा मुसलमान आपके खिलाफ जाएगा और आप नगर सेवक नहीं बन सकते मेरे दोस्तों। बाला साहब ठाकरे में उनके बारे में क्या क्या बोलूं मैं। उन्होंने कितने बार मुसलमानों को लांडा बोला है, बोला है क्या नहीं बोला है मेरे दोस्तों? बोला है क्या नहीं बोला है मेरे दोस्तों? बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ, आपको लांडा बोला है क्या नहीं बोला है? मीडिया वालों दिखाओ। और उसकी पार्टी को आप वोट देंगे या नहीं देंगे? जोर से बोलो, उसको वोट देंगे या नहीं देंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ना मशाल को वोट देंगे ना धनुष को वोट देंगे। ये दोनों भी हमारे लिए दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने हमारी बाबरी को शहीद किया है। दूसरी बात, जो वर्षा गायकवाड़ जी को मैं पूछना चाहता हूं कि कोल्हापुर के आपके एमपी है शाहू महाराज, बराबर ना? वो शाहू महाराज के बेटे संभाजी महाराज है। संभाजी महाराज ने पूरे हिंदू को जमा किया, विशालगढ़ कोल्हापुर में गए, वहां की अपनी मस्जिद थी, वो मस्जिद पे उन्होंने अटैक किया, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की। और यही लोग कांग्रेस वाले हैं। इनका बोलना बात अलग होता है, इनके मन में बात अलग होती है। ये दिखावा करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, लेकिन अपना कोई साथ नहीं है मेरे दोस्तों। आज ये मंगेश कुडाकर और मोरजकर, अरे मोरजकर के बारे में मुझे एक किस्सा याद आ गया। मेरा एक कुर्ला का दोस्त था, मोरजकर, जो मनीषा मोरजकर है, उसके हस्बैंड बिल्डर है, नेहरू नगर में बहुत सारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। मेरा कुर्ला वेस्ट का एक दोस्त है, वो उनके पास गया कि भाई मुझे एक फ्लैट खरीदना है। मोरजकर साहब ने क्या बोला मालूम है आपको? मैं मुसलमान को फ्लैट देता नहीं है, बेचता नहीं है। इतनी नफरत है मोरजकर के मन में मुसलमानों के खिलाफ। उसके बाद में मेरा दोस्त मुझे आके बोलता है, डावरे साहब, कि मैं फ्लैट लेना चाहता हूं, मैं पैसा देना चाहता हूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ है, उसके बावजूद ये मोरजकर साहब मुझे फ्लैट नहीं बेच रहा है। तभी मोरजकर साहब बोले थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये नेहरू नगर में मुसलमानों को रुकने नहीं दूंगा, ये नेहरू नगर में मुसलमानों को फ्लैट खरीदने नहीं दूंगा। ये मोरजकर का प्यार है मुसलमानों के लिए। और वही अपने मुसलमान भाई आज उनके पास जाते हैं, उनका काम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे साहब अभी सेक्युलर हो गए। अरे उद्धव ठाकरे साहब सेक्युलर नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूं, मैं बाद में भी बोलूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब सेक्युलर नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब हिंदुत्ववादी है, क्योंकि उनके पिताजी हिंदुत्ववादी थे। तो फिर ये सिर्फ सियासत के लिए कांग्रेस के पास आए हैं, शरद पवार साहब के पास आए हैं, ये सियासत के लिए आए। इनकी सिर्फ एडजस्टमेंट है, ये दिल से जुड़े नहीं है। दिल से सिर्फ बीजेपी और शिवसेना जुड़ सकती है। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि मेरे दोस्तों, इलेक्शन होने के बाद उद्धव ठाकरे साहब फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो माहौल बन गया है, जो माहौल चल रहा है, उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी के साथ ये उद्धव ठाकरे साहब जाएंगे। हम लोग मुसलमान
आज मशाल को वोट देंगे और वो जब बीजेपी के साथ जाएंगे तो फिर हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। फिर यही मोरजकर साहब फिर बोलेंगे कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, कुड़ालकर साहब बोलेंगे मस्जिद में घुस के मारूंगा, और हम लोग उनको चुन के देंगे। हमारे लिए आज गर्व की बात है, मेरी बहन आसमा शेख खुद एडवोकेट है, मैं खुद एडवोकेट हूं, कि आज उनको मौका मिला यहां से लड़ने का। बहुत डैशिंग है, मैंने उनको कई बार कोर्ट में देखा है, केसेस लड़ते हुए देखे हैं, वो बहुत डैशिंग है, बहुत नॉलेज है उनके पास। और ऐसा ही बंदा आपको आपके बाजू में खड़ा हो सकता है, आपके अन्याय अत्याचार पे वही बंदा आपके लिए खड़ा हो सकता है। आप कितना भी कुछ भी कहीं पे भी जाओ, ये मोरजकर आपके साथ नहीं आने वाला है, ये मंगेश कुड़ालकर आपके साथ नहीं आने वाला है। आपके अन्याय, आपके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे उनको बता के कोई फायदा नहीं है। आसमा मैडम रात दिन आपके लिए ये कुर्ला विधानसभा में आएगी, आपकी जितने भी मसले हैं, जो भी मसाइल है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उनको बोल सकते हो, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूं, लेकिन मेरा एक स्लोगन है, ये मंच से मेरा एक स्लोगन रहता है, कोई भी मंच हो मैं हमेशा एक स्लोगन देता हूं, मैं बोलूंगा जय भीम, आप बोलेंगे जय मीम। जय भीम, जय भीम। अरे आवाज 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 आ रही चाहिए, जय भीम। मैं आने वाली 20 तारीख को मेरे सभी भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि पतंग को वोट दो। मेरी बहन आसमा शेख लड़ रही है, उनको भारी वो वोटों से जिताओ। और यही मैं 2 शब्द खत्म करता हूं, जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से आपके दरमियान में अपनी जमात का पैगाम दूंगा और अपनी जमात की सोच को बांटने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी फिक्र क्या है, मुसलमान दाढ़ी कटवा ले। तुम्हारी फिक्र क्या है, मुसलमान टोपी ना पहने। मैं टोपी भी पहनूंगा, दाढ़ी भी पालूंगा, अपनी मस्जिद में नमाज भी अदा करूंगा। ऐ नरेंद्र मोदी, तू इस मुल्क का मालिक नहीं है और मैं इस मुल्क का किराएदार नहीं हूं। जितना तेरा हक है उतना मेरा है। क्या मेरी बात गलत है? अरे ये बात बगैर किसी से डरे घबराए हम कहते हैं। आप साथ है ना? याद रख लो, अगर मेरी आवाज में गर्ज है, मैं ताकत है, जज्बा है, वलवला है, हिम्मत है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम ये मेरी हिम्मत नहीं, आपके इत्तेहाद की हिम्मत है, आपकी दुआओं की ताकत है, आपके साथ की है। अगर आप नहीं तो मैं नहीं, अगर आप नहीं तो मैं नहीं, और आप और हम नहीं तो कुछ नहीं। मैं तुम्हारे वखार की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आओ इस कमजोर अकबर ओवैसी को ताकत दे दो, अपने इत्तेहाद की ताकत दे दो। याद रखो, वक्त है, हालात है, यहां है हमारी बहन आसमा शेख। सारे नाम पढ़ लो, एक नाम अपना नजर आएगा मजलिस का, जरा इसका ख्याल रखो। हां, लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मैं यकीन से कहता हूं कि ये मेरी ईमान वाली बहन
कलमा पढ़ने वाली बहन कहीं नहीं जाएगी, हरे झंडे के साथ ही रहेगी, मजलिस के साथ रहेगी, आपकी लड़ाई रहेगी। आपको इसके साथ की जरूरत है और इसको आपके साथ की जरूरत है और आप दोनों के साथ की जरूरत अकबर ओवैसी को है। अकबर ओवैसी, आप और ये मिलकर एक नई तारीख रचेंगे।